चलो सभी क्लास में आ जाएं, कक्षा स्टार्ट हो गई है। कल कुछ बच्चों का मैसेज आ गया था कि सर कुछ हम लोगों को पर्सनली पढ़ना है, 2-2 क्लास हो जा रही है, तो इस वजह से कल फिर मैंने नहीं लिया था। तो आज मैं आया हूँ हिंदी पढ़ाने के लिए आपको। हिंदी की आज ही हमारी फ्रेश टॉपिक है। हिंदी, जो हमारी हिंदी भाषा हम बोलचाल में यूज़ करते हैं, उसकी उत्पत्ति, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी का विकास किन चरणों में हुआ है, हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे आज डिटेल में देखेंगे। लेकिन क्लास प्रारंभ होने के पहले एक नोटिफिकेशन मुझे भेजा गया है समाज कल्याण विभाग की वजह से कि आपको ये मैसेज कन्वे करना है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं इस नोटिस को सर्कुलेट कर लें कि यदि अगर आप समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, अगर सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है तो उसे 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और अगर वही बच्चा मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो उसको 30,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, और इंटरव्यू होने के बाद 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि अलग से दिया जाएगा। तो इस प्रकार 1 लाख रुपए बच्चों को उनकी प्रिपरेशन के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये सारे जो एग्जाम्स आते हैं ना उनको लाइटली मत लो। हालांकि ये वाला जो प्रोत्साहन राशि है सीजीपीएससी के लिए ही है, व्यापम वगैरह वाले एग्जाम के लिए नहीं है, एसएससी रेलवे ये सब के लिए नहीं है। तो आप सीजीपीएससी को एकदम लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, आप अपना बेस्ट देना। कल आपका एग्जाम है, अभी से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल दे रहा हूं। फिर से मैं उस योजना के चरण को मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं। अगर कोई भी दिव्यांग छात्र या छात्रा प्रीलिम्स की परीक्षा, प्रारंभ परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और उसके बाद जब वो मेंस पास कर लेते हैं तो उन्हें 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो 50,000 रुपये उन्हें अलग से दिया जाएगा, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए एक बच्चे को दिया जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर हमारे संस्थान के 1 से ज्यादा लाइन से बच्चे आएंगे तो सबको 1-1 लाख रुपए अल्टीमेटली मिल सकता है। तो आप अपने पढ़ाई के साथ लालच वाला नहीं है, लेकिन आप ये चीज रखो कि नहीं, मुझे इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अपने आप के लिए उस प्रोत्साहन राशि को लेना है, और आप लोगों को बेस्ट अपना एग्जाम में देना है। तो कल के लिए सबको अभी से ऑल द बेस्ट। चलो आज हम हिंदी की टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था हिंदी भाषा के विकास, यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति। इस चीज को एकदम आराम से आप समझना, एकदम आराम से समझना, बर्डन लेके मत चलना। इससे क्वेश्चंस व्यापम में 2 से 3 बार आ चुका है, तो हो सकता है शायद चांस है पीएससी में भी आ जाए। तो मैंने बाकायदा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हिंदी के आपको क्लास की जो है इसको अच्छे से बताया हूँ। सबसे पहले आप एकदम से माइंडसेट बना लो कि अभी हमको एकदम सिर्फ क्लास में रहना है, और जो भी चीज़ मैं शब्द बोल रहा हूँ आपको उसको क्या करते जाना है, ग्रहण करते जाना है, और आपको दिमाग में बैठाते जाना है। चलो, तो आज जैसा कि हमारा विषय है हिंदी का विकास, ठीक है, तो जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, तो हम जब यहाँ पे आए तो ऐसा मानते हैं हम कि 3000 वर्ष पुराना जो है हमारा क्या है, भारतीय आर्य भाषा जो है उसका इतिहास 3000 साल पुराना है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा हमारा जो इतिहास है उसका वो पूरे 3000 वर्ष पुराना, 3,500 वर्ष पुराना हमारे भारतीय भाषाओं का क्या है, भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास है। ठीक है, मेरे को आज यही मैसेज आया है एक बच्चे का कि सर व्यापम में ये क्वेश्चन देखा हूँ तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दो। तो मैं अभी से ये बोल दे रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे मोबाइल लेके नहीं खड़े हुआ हूँ तो मैं आपके डाउट्स नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी टॉपिक्स को आपको अपने हिसाब से आराम से पढ़ा दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। आपको अगर डाउट होगा तो वीडियो को क्या करना, 2 से 3 बार आप नॉर्मल करके देख लेना। ठीक है, और ब्रेल लिपि आप लोग सभी लेके बैठो, जहां पे मैं बोलूंगा आप लिख लो, वहां पे लिखते हुए चलो। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो वो मेरे को टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर देगा। मंडे की हमारी जो क्लास होगी वो डाउट क्लास भी कर लेंगे, और बचे हुए जो चैप्टर है उनको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो, तो हमारे भारतीय आर्य भाषाओं का जो इतिहास है लगभग 3,500 वर्ष पुराना है।
ठीक है। तो जब हम आधुनिक भाषा में धीरे धीरे आगे आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा की दृष्टि से इन्हें क्या करते हैं, 3 भागों में बांट दिए हैं। एकदम आराम से समझना, मैं एकदम आम बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, 3 भाषा में हम उसको बांट दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, एकदम आराम से समझना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, इसका काल जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के मध्य है। ठीक है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के मध्य है। उसके बाद हमारी आती है मध्यकालीन भाषा परिवार, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है हमारी, वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हम 1000 ईस्वी से लेके अभी तक के समय में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया, हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा हमने क्या लिखा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, और तीसरा हमने लिखा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्लियर है, सबका काल भी हमने बता दिया। ईसा पूर्व और ईस्वी में डाउट मत रखना, ईसा पूर्व और ईस्वी में डाउट मत रखना। पहले वाली जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, उसका मैंने टाइम बताया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। क्लियर हो गया। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसको मैं बताया हूं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। और अंतिम वाला यानी कि आधुनिक वाला मैं बताया हूं 1000 ईस्वी से लेके अब तक। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। चलो अब लिखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। यहां पे बाहर में कुछ शोर चल रहा है, बैंड बाजा बहुत ज्यादा। हालांकि माइक ऐसा है कि शायद आपके पास आवाज ना जाए, लेकिन अगर मान के चलो आपको आवाज जा रहा होगा तो थोड़ा सा आज आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाहर बहुत शोर है, मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूं कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, बाहर की आवाज ना आए और मेरी आवाज आप तक पहुंचे। क्लियर है। चलो अपन ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। एकदम कहानी टाइप सुनते जाना, आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहानी टाइप आज की क्लास रहेगी। जो चीज लिखने का बोलूंगा केवल और केवल उसको लिखना। सबसे पहले हेडिंग डाल लो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर यानी कि 1500 बीसी से 500 ईसा पूर्व 500 बीसी तक। क्लियर है, बिफोर क्राइस्ट वाला। तो यहां पे क्या होता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल वह भाषा थी जिसमें वेद, उपनिषद और बाकी सारी चीजों को क्या किया गया, इन सारी चीजों की रचनाएं की गई। मतलब चारों वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, उनके आरण्यक लिखे गए। ये सारी चीजें लिखी गई हमारी किसमें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। ये सारी चीजें लिखी गई हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। और आप ये याद रखना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो थी वो एक्चुअली साहित्यों की भाषा थी, साहित्यों की भाषा थी। मतलब आपको तुरंत याद होगा कि हमने जब बात की है ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, मतलब ये सारी चीजें किस में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं। तो हमारी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो थी संस्कृत। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। और इसी संस्कृत को हम क्या कहते थे, जिसमें इन साहित्यों की रचना की गई है, इसे हम कहते थे लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसी लौकिक संस्कृत में हमने क्या किया है, सारे साहित्यों की जो है रचना हुई है और सभी चारों वेद लिखे गए हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये चीज आप कहानी टाइप सिर्फ सुन लो, हेडिंग डाल के उसके अंदर जो आपको की पॉइंट्स लगे आप उसको आगे बढ़ा के क्या करना, लिख लेना। अब तुरंत हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का हमने समय क्या बताया था, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, काल को आप याद रखना, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो हमारी मध्यकालीन वाली जो भारतीय आर्य भाषा जो हमारी प्रारंभ हुई थी ना, वो एक्चुअली क्या थी, ये एक्चुअली एक लोक भाषा थी।
ठीक है, ये धीरे से हम क्या हुआ था, एक क्लिष्ट संस्कृत, जो हम अलौकिक संस्कृत का प्रयोग कर रहे थे, अब हम उसके धीरे से आगे आके हम किस में बात करने लग गए, हम एक लोक भाषा के उसमें हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी ना, उसे भी हमने 3 भागों में बांट दिया। भागों में बांटा ही नहीं, लेकिन काल के हिसाब से जो परिवर्तन होते गए, उस परिवर्तन के हिसाब से हमने उसे क्या किया, भिन्न भिन्न नाम दिया। जैसे सबसे पहले हमारी शुरू होती है पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद आएगी हमारी अपभ्रंश। क्लियर है सभी को? पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद आएगी हमारी अपभ्रंश। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सभी को? चलो, ये हमारे जो हमारी मध्यकालीन भाषा थी, इसमें सबसे पहले आप लिख लो पाली, सबसे पहले आप लिख लो पाली। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले आप लिख लो पाली। पाली जो थी हमारी पहली, मतलब सबसे प्राचीन, प्राचीन हमारी क्या थी, हिंदी की। यहीं से फिर धीरे धीरे हमारी क्या होने लग गई थी, नींव रखाने लग गई थी, और धीरे धीरे हमारा क्या हुआ था, यहां से हिंदी का विकास फिर क्या हुआ था, संस्कृत से इधर धीरे धीरे हम क्या आने लग गए थे, हिंदी भाषा की तरफ आने लग गए थे। ठीक है, और ये भारतीय आर्य भाषा परिवार थी, जो वो क्या हो गई थी, एक बिल्कुल ही नए युग में क्या कर ली थी, प्रवेश कर गई थी। क्लियर है सबको? चलो, अब पाली में लिख लेना, यह भारत की सबसे पहली देश भाषा थी, या भारत की सबसे पहली देश भाषा थी। ठीक है, इसे प्राचीन, इसे सबसे प्राचीन कालीन प्राकृत भाषा भी कहते हैं। पाली को प्राचीन कालीन प्राकृत भाषा भी कहते हैं, और यह हमारे देश की क्या थी, सबसे प्राचीन भाषा कहलाई, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कहलाई। और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेश इसी प्राकृत भाषाओं में क्या किया, कन्वर्ट किया, और प्राकृत भाषा में अपने अनुयायियों को क्या दिया, उपदेश दिया। क्योंकि ये बोलचाल की भाषा थी, थोड़ी सी हमारे क्या हो गया था, संस्कृत की क्लिष्टता से परे थी, इसलिए इस भाषा को लोगों ने बहुत जल्दी हुई और बहुत आसानी से क्या किया, समझना शुरू कर दिया। क्लियर है? अब एक और चीज लिख लो, पाली का जन्म मगध के पास हुआ था। ठीक है, मगध में हुआ था या मगध के पास हुआ था। इस पाली भाषा का जो जन्म है ना, मतलब मगध के लोग जो थे, धीरे से बोलचाल की ऐसे नए टाइप के क्लिष्टता से दूर होकर बोलना शुरू किए थे। तो ये पाली का जन्म कहाँ पे हुआ था, मगध में हुआ था। इसीलिए इस पाली भाषा को हम मागधी भी कहते हैं। लिख लो, इसीलिए इस पाली भाषा को हम मागधी भी कहते हैं। क्लियर है सबको? क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। ठीक है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से लेके लगभग पहली सदी तक ये पाली भाषा का क्या रहा, एकदम अच्छा चरम रहा, और ये अपने किस में रही, उन्वान पे रही, मतलब अपने शिखर पे रही। उसके बाद फिर हमारी चीज क्या हो गई, चेंज होने लग गई, और हम किसके तरफ आगे बढ़ गए, प्राकृत के तरफ। ठीक है, ठीक है। चलो, अब हमारा ये पाली वाला खत्म हुआ, अब मध्यकाल की हम दूसरी भाषा प्राकृत में पहुंच गए। मध्यकाल की पाली से हम आगे आके हम किस में आ गए, प्राकृत में आ गए। अब प्राकृत का क्या था, प्राकृत भाषा वो थी जो एक्चुअली छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे जो हमारे जो लाइन से कस्बे थे, इलाके थे, ये। अब पाली का क्या था, संस्कृत से थोड़ी सी क्लिष्टता दूर करके आई थी। तो ये जो प्राकृत थी, तो प्राकृत क्या थी, उससे और ज्यादा क्या थी, सरल थी, आम जनमानस की भाषा बन गई। तो ये आम बोलचाल वाली जैसी भाषा थी ना, ये उसको क्या कर ली, अपने आप में समाहित कर ली, और छोटे छोटे एरिया में फिर क्या हो गया, प्राकृत भाषाओं का क्या हो गया, बोलचाल प्रारंभ हो गया, मतलब और क्लिष्टता थोड़ी सी कम हो गई। और इसीलिए जैन साहित्य के ग्रंथ और जो भी उपदेश थे, मैक्सिमम प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं या दिए गए हैं। तो यहां पे हमारा तुरंत प्राकृत पे फुल स्टॉप लगा लो, और तीसरा लिख लो अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब क्या हुआ, जब हम धीरे धीरे क्या किए, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ने लग गए, तो सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाली एक भाषा बन गई जिसका नाम रखा गया अपभ्रंश।
जिसका नाम रखा गया अपभ्रंश, ठीक है। और मध्यकाल में ये अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई थी। ये अपभ्रंश भाषा जो थी मध्यकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, क्योंकि अलग अलग जो रीजन थे वहां पे उन्होंने अलग अलग तरह की भाषा बोली को अपने हिसाब से बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने अपभ्रंश भाषा को क्या किया था, एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले भारतीय प्राचीन आर्य भाषा, उसके बाद हमने लिखा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन में हमने प्राचीन पाली लिखा, पाली के बाद प्राकृत लिखा, और प्राकृत के बाद हम आ गए हैं अपभ्रंश। और ये अपभ्रंश का क्षेत्र इतना ज्यादा विस्तृत हो गया था कि इसने क्या किया था, आधुनिक भाषा जो है ना और जो हमारी मध्यकालीन भाषा चल रही थी उन दोनों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गई थी, ठीक है। अपभ्रंश जो थी आधुनिक भाषा, यानी जो हम अभी आम बोलचाल में उपयोग करते हैं उस भाषा, और मध्यकाल में जो भाषा प्रयोग होती थी उन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई थी और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो इसी अपभ्रंश को 7 अलग अलग खंडों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये अपभ्रंश के जो 7 भेद थे, मतलब जो उन्हें बांट दिया गया था, इन्हें 7 भागों में बांट दिया गया था, और इन्हीं 7 भागों से जो हमारी आधुनिक भाषा है उसका धीरे धीरे क्या हो गया, विकास हुआ। एक बार आप उन सभी चीजों को देख लो और मैं बोलूंगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है, कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा को लिया गया है। तो सबसे पहले हमारा है शौरसेनी अपभ्रंश। शौर, शौर जो हम शौर्य वाला लिखते हैं ना, तो वही शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। प्रथम वाला लिखो, मतलब अपभ्रंश के अंदर 1 नंबर डाल के शौरसेनी अपभ्रंश हो गया। इससे कौन कौन सी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है आप लिख लो। इस शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इन सब की उत्पत्ति किससे हो गई है, इस शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर से देख लो, फर्स्ट नंबर में आप शौरसेनी अपभ्रंश लिखे हैं, इससे किन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, डैश करके लिख लेना, पश्चिमी, कॉमा, ब्रज भाषा, कॉमा, खड़ी बोली, कॉमा, राजस्थानी बोली, ठीक है, कॉमा, जाट, जाट मतलब जो हरियाणा की तरफ थोड़ा सा यूज करते हैं ना, जाट। इन सभी भाषाओं का किससे हुआ है उन्वान, उत्पत्ति इससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर हो गया सबका। चलो अब तुरंत आप दूसरा लिख लो, पैशाची, पैशाची, ठीक है, पैशाची, पैशाची। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती थी, एक लहंदा और कॉमा डाल के लिखना पंजाबी, लहंदा और पंजाबी, मतलब पंजाब, सिंध, इस सारे एरिया में बोले जाने वाली जो भाषा अपभ्रंश की जिससे उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, पैशाची अपभ्रंश से, ठीक है, पैशाची अपभ्रंश से। तुरंत लिख लो तीसरा, तीसरा लिखो, तीसरे वो को प्राचंड लिखना और ब्रैकेट में प्राचंड भी लिख लेना, ठीक है। 2 बुक में अलग अलग लिखा है, ब्राचंड लिख लेना और ब्रैकेट में प्राचंड भी लिख लेना, ब्राचंड और ब्रैकेट में प्राचंड। इस भाषा से सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई है, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा आपको पता है ना, सिंधी भाषा क्या है, सिंधी भाषा की उत्पत्ति जिससे हुई है उसको प्राचंड अपभ्रंश कहते हैं। आप क्लियर है। चौथा नंबर लिख लो, खस, खस अपभ्रंश, खस, खस जो हमारे कूलर का खस रहता है ना, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, है ना, एकदम नॉर्मल, आप गलत ना लिख लो करके इसलिए मैं बोल रहा हूं, खस। तो खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से जो हमारे उत्तराखंड वाला एरिया है ना, कुमाऊं, जो हमारा कुमाऊं श्रेणी समझ रहे हो ना, गढ़वाल श्रेणी, तो कुमावली, गढ़वाली और पहाड़ी, ये वाली जो बोली है वो खस अपभ्रंश से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। क्लियर है। चौथे नंबर में हमने लिखा खस, उसके बगल में लिख लिया कुमावली, गढ़वाली और पहाड़ी, इन तीनों भाषाओं की उत्पत्ति हुई है खस से। क्लियर है।
तुरंत आ जाओ पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर में लिखो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और डैश करके लिख लेना। इस वाले अपभ्रंश से मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। छठवें नंबर में आप लिखो अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी से इसके अंदर डैश करके लिखो पूर्वी हिंदी बघेली। पूर्वी हिंदी बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये सब किससे हुई है? अर्धमागधी भाषा से उत्पन्न हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी उत्पन्न हुई है। इसको स्टार लगा लो। छत्तीसगढ़ी भाषा किससे उत्पन्न हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। उसके बाद सातवां नंबर डालो। सातवें नंबर में लिखो मागधी। मागधी, मागधी, और उसमें डैश करके लिख लो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये चार भाषाएं उत्पन्न हुई हैं मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से चार भाषाएं उत्पन्न हुई हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया और कौन सी है? जल्दी से बताओ। और हमारी चौथी है असमिया। क्लियर है? असमिया। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, हम धीरे से क्या हुए, हम आधुनिकता की तरफ प्रवेश किए और लगभग 1000 ईस्वी के बाद भाषा में क्या हुआ, थोड़ी सी और सरलता आई। ठीक है, सरलता आई और उसके बाद क्या हुआ, अपभ्रंश काल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अपभ्रंश काल समाप्त हो गया और अपभ्रंश काल के समाप्त होने के बाद भाषा में एक नई तरह की क्या हुआ, लक्षण दिखने लगे। कुछ इतिहासकार इसे अवहट्टन, अवहट्टन की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकार ने इसे अवहट्टन की संज्ञा दी। अवहट्टन, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अवहट्टन की संज्ञा दी। मतलब क्या था, हमारी अपभ्रंश भाषा जो चलते हुए आ रही थी वो धीरे 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 और क्या हुई, सरलता की तरफ बढ़ती गई और एक एकदम आम जनमानस की भाषा बन गई। इतिहासकार जो है विद्यापति, बंशीधर, इन्होंने ये सब चीज ने इन्हों क्या किया, इस जो नई आधुनिकता की तरफ एक नई भाषा का विकास हुआ उसे उन्होंने क्या किया, अवहट्टन की संज्ञा दी। एक्चुअली अवहट्टन क्या था, ये जो हमारी अपभ्रंश था ना उसी का विकसित रूप था। ठीक है, अवहट्टन जो था ना वो एक्चुअली अपभ्रंश का ना ही एक विकसित रूप था, एक प्रॉपर फॉर्म था। ठीक है, जिसे इतिहासकारों ने अवहट्टन की संज्ञा दी। अब मैं एक चीज बता रहा हूं जिसको एकदम से आप गांठ बांध लो। ये क्वेश्चन व्यापम में 2 से 3 बार आ गया है, जो सीक्वेंस में जमाने के लिए दे देता है कि कौन सी भाषा मतलब कब विकसित हुई है, सीक्वेंस चेंज कर देता है। तो अभी इस सीक्वेंस को लाइन से लिख लो। हालांकि हमने तो पूरा पढ़ लिया है लाइन से, लेकिन अभी आप लिखो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद मध्यकालीन वाली जो आई, तो मध्यकालीन मत लिखना है ना, अभी सीक्वेंस में जो बोल रहा हूं सिर्फ वो लिखो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद पाली आई है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद डैश बना के लिखो अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद डैश बना के लिखो अवहट्टन, और अवहट्टन के बाद हम जो है इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक। डैश बना के लिख लो आधुनिक हिंदी। ठीक है, डैश बना के लिख लो आधुनिक हिंदी। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्टन और उसके बाद आधुनिक भाषा। केवल ये सीक्वेंस बना के लिख लो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, आया था पाली कॉमा अपभ्रंश कॉमा अवहट्टन
कॉमा प्राकृत, इनको एक सीक्वेंस में जमाओ, ए बी सी डी, बी सी डी ए, डी ए बी सी, ऐसे करके आपको एक सीक्वेंस जमाना था। ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ चुका है व्यापम में, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस जो है याद रखना है। तो ये हमारी आज की बहुत ही छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने क्या देखा है, हिंदी भाषा का विकास हमने देखा है, ठीक है। हिंदी भाषा का काल विभाजन अलग है, उसको हम आराम से पढ़ेंगे, है ना। पुनर्जागरण काल, चारण काल, मध्यकाल, ये सारी चीज अलग है जिसको हम अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से पढ़ेंगे, जो कि व्यापम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के हिसाब से पीएससी के लिए आपको ये चीज एक बार जहन में रखना है। क्लियर है सबको? तो आज की क्लास को ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, ठीक है। यहीं भी कक्षा के समाप्त करते हैं हम। और एक और चीज ये बताना है कि मैंने जो नोटिस आपको शुरू में बताया है, आप अपने भाई बंधु आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये सर्कुलेट कर देना कि भाई आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत के परिणाम स्वरूप अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका कोई एग्जाम निकलता है, तो बाकायदा आप उपहार के हकदार हो। आप समाज कल्याण विभाग में जाके फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको 20,000, 30,000 और 50,000 जो किस्त है लाइन से आपको मिल जाएंगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, एक और चीज बोल दे रहा हूं, बच्चों का मैसेज आया था कि सर हम लोग को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, और क्योंकि पीएससी की भी क्लास है, ठीक है। ये मेरे पास भी आया था, सोनी सर के पास भी पर्सनल व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया बच्चे ने, तो इस वजह से आज सोनी सर क्लास नहीं लेंगे। अब हमारी क्लास सीधा होगी मंडे को, ठीक है। मंडे से रेगुलर हमारी 2 क्लास होगी, तो आज सोनी सर की क्लास नहीं होगी। और यहीं पे हम कक्षा के समाप्ति की क्या कर रहे हैं, अभी घोषणा कर रहे हैं। सभी को शुभ रात्रि।